किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हमारे यहाँ पे कल्चर स्ट्रीट सिंगिंग का है ही नहीं कि आप स्ट्रीट सिंगिंग कर रहे थे और कोई आकर के आपको थमा गया कि हाँ देखो हाँ यार। साहब, इसकी जरूरत नहीं। आप तो आएँ, अगर आपको वास्तव में संगीत से प्यार है हाँ। तो आप स्वयं आएँ और गाएं। लोगों के पाँव धूजने लग जाते हैं, लोगों की पैंट गीली हो जाती है। उन लोगों की जिन लोगों ने वो जो कहते हैं कि मैंने 1300 गाने सैमुअल और स्टार मेकर पे गाए। समटाइम्स लोग गानों में ना खुद को तलाश लेते हैं। तो संगीत उसमें से सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि ये हमारी आत्मा का एसेंस है। बहुत बड़े बड़े लोग मेरे पाँव छूते हैं तो मैं कहता हूँ भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने केवल आपके अंदर जो चीज छुपी हुई है जिसे आप बचपन से आज तक बाहर नहीं निकाल पाए, मैंने उसको निकालने का प्रयास किया। आपको वृद्धाश्रम में जाने की प्रेरणा किस तरह से मिली? वहाँ जितने बुजुर्ग आया करते थे उनकी आंखों में एक अलग प्रकार का भाव होता था, क्योंकि वो जब सुनते थे, गाते थे और अगले 5 दिन तक अगले संडे की तैयारी करते थे, वो उनका सप्ताह पास हो जाता। बहुत डर लगता है किसी अनाथाश्रम में जाने से, बहुत डर लगता है किसी वृद्धाश्रम में जाने से। डर इस बात का लगता है कि मैं कहीं टूट ना जाऊं। हम जी थोड़ी रहे, हम तो मृत्यु लोक में यहाँ अपने भुगतने के लिए आए हैं। खुशियाँ देने के लिए, आनंद देने के लिए पैसे की कहीं जरूरत नहीं होती। आप शमशान में गाना गाते हैं? राम का नाम बदनाम न करो, जीवन है नाम है काम का, आराम मत करो। सुबह सुबह वीकेंड्स पे लोगों को संगीत से प्यार दे रहे हैं, वृद्धाश्रम में जाकर उनको खुशियां बांट रहे हैं, शमशान भूमि में जाकर उसको और खूबसूरत बनाने का, अंतिम यात्रा को और पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं। संगीत एक ऐसी चीज है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। बस केवल एक ही कार्य है जो मेरे को करना है अपने जीवन के अंदर कि मुस्कुराते हुए चेहरों का निर्माण करते चलें और आनंद लें। साथियों, जिनका परिचय अब मैं आपको कराने जा रहा हूं, मैं कुछ पॉइंट्स में कराऊंगा और उसके बाद आप इन्हीं के मुंह से इनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार से देवेंद्र जी ने, जो कि कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ना जाने कितने परिवारों को, विशेष रूप से वो जो अपने आप को समाज में सीनियर पाकर अकेला पाते हैं, क्योंकि सीनियर्स के साथ बात करने में कुछ लिहाज आप करते हैं और कुछ समाज खुद से कर लेता है। ऐसी स्थिति में आपने उनके भाव को, उनके उद्गारों को संगीत के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, वृद्धजनों को संगीत के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करने के लिए वृद्धाश्रम में मोटिवेशन दिया और उनके पसंद के गीत उन्हीं की ज़बानी सुनवाए। साथ ही साथ आज के दौर में जहां आप और मेरे जैसे युवा जो कंपटीशन के युग में जी रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में बिजी हैं, समटाइम्स उन्हें भी अपने भावों का उद्गार और शुरू हुए प्यार को व्यक्त करने के लिए संगीत का सहारा अगर मिल जाए तो क्या ही कहना। और सबसे रोचक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे देखकर एक बार के लिए मैं हैरानी में चला गया, और वो भाव था कि आपने शमशान भूमि में, जहाँ के बारे में विचारते ही मन में डर का सा भाव आने लगता है कि बस ये कड़वा सच मुझे साक्षात्कार ना दे दे। आप वहाँ युवा विद्यार्थियों को ले जाते हैं, वहाँ का साक्षात्कार करवाते हैं और कहते हैं कि इससे पवित्र स्थान क्या हो सकता है। एक ऐसे गजब के व्यक्तित्व से आज आपका साक्षात्कार होने जा रहा है। आपका प्यार और स्नेह यूं ही बना रहे, इसी के साथ स्वागत है सर आपका अंकित इंस्पायर्स इंडिया की इस खास। नमस्कार साथियों, अंकित इंस्पायर इंडिया पर हम लोग इंस्पायरिंग इंडियन सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज का यह खास एपिसोड आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने के लिए है जिन्होंने लोगों का तनाव मुक्त करने के लिए लोगों के बीच गीत गाने को एक माध्यम के रूप में चुना। ये लोगों के बीच गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उनसे गीत गवाते हैं। इनका तरीका आप एक बार जरूर देखिए। हो सकता है कि यह तरीका आपके लिए किसी औषधि से कम ना हो, और अगर यह औषधि आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज को हम आप लोगों के लिए अपनी इंस्पायरिंग इंडियन सीरीज में जल्दी ही लेकर आएंगे। प्यार देने में कंजूसी मत करिएगा, अपनी राय, कमेंट, लाइक जरूर साझा कीजिएगा। शुरुआत से ही शुरू करते हैं, जैसा कि नाम में ही था तराना। कैसे पड़ा?
ये वैसे बचपन में जैसे गाने सुना करता था, तो ये तो गानों से ही आया है, इसके शब्द में ही छुपा हुआ है तराना। ठीक है। लेकिन गाना गाना चालू करा और अचानक ऐसा हुआ कि दिल्ली से मेरे बच्चे का फ़ोन आया और उसने ये कहा कि यार गिर गया है वो, उनके दोस्त ने बताया मेरे को। और उसको रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था, सीट में जो है उसके बोन टूट गई थी, रैप्चर हुई थी, तो बहुत क्रिटिकल पोजीशन थी। यहाँ हमारे मित्र थे नारायणा में जिन्होंने उनका इलाज करा कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही रहने दो। लेकिन दूसरे डॉक्टर्स बार बार कह रहे थे कि यार ये डिप्रेशन में चला जाएगा, इतना दर्द कौन सहन करता है, तो ये जिंदा रहेगा लेकिन दिमागी रूप से अस्वस्थ हो जाएगा ये, क्योंकि इतना पेन जो है कोई नहीं सहन कर सकता, क्योंकि हाई डोज चल रहे थे। जब मैं उनको घर लेकर के आया तो मैं 24 घंटे में मेरे बेटे की सेवा में रहता था, उसको गाने सुनाता था कंटिन्यू। मतलब जब हॉस्पिटल में था तो भी, यहाँ भी, और उस समय मैं कविताएं भी लिख लिख के सुनाता। वो किसी न किसी प्रकार मन बहलाने के लिए मैं उसको, तो उसका दिमाग डाइवर्ट होता था, वो दर्द से हट करके और कुछ अलग से उसमें जाता था। तो संगीत कुछ न कुछ तो उसको दे रहा था, लेकिन मेरे को नहीं पता था। मैं तो वैसे ही, क्योंकि मेरे पास कितनी बातें करूंगा बेटे से। तो उसने जब वो ठीक हो गया और उसको विश्वास हो गया कि हाँ, क्योंकि अब वो धीरे धीरे चलने सा लगा था, मतलब सपोर्ट के से पूरा पैक रहता था वो आगे और पीछे से, और मैं उसको पकड़े हुए रहता था। तो पहली बार मैं उसको लेकर के बाहर निकलने वाला था, तो मैंने कहा चल कॉफ़ी पीने चलें। कि पापा क्या बात कर रहे हो, क्योंकि मेरे घर, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, नीचे सीढ़ियाँ उतर करके। तो उसने कहा नहीं, तो आप पहले डॉक्टर जो हैं उनसे पूछिए। तो मैंने फ़ोन लगाया, भाई ये कह रहा है कि नहीं नहीं, अगर बिल्कुल धीरे धीरे उतरो कोई दिक्कत नहीं, पाँव में तकलीफ थोड़ी है, जर्क नहीं आना चाहिए रीढ़ की हड्डी में, बाकी चलो बैठने उठने में भी प्रॉब्लम नहीं अब तो। और ठीक है, हम गए WTP। ठीक है। तो गाड़ी में से उतर करके और मैंने उसको एक सेफ जगह, जहाँ धक्का मुक्की या कोई आकर के उसके टल्ला ने मारे, ऐसी जगह तक उसको चला करके लेके गया। सीढ़ियाँ भी उतरा, चला के भी लेके गया। और चुपचाप मैंने कहा मैं चाय का ऑर्डर दे के आता हूँ। और उसी बीच में मेरी गाड़ी से मैंने कराओके लिया और दूसरी साइड से आके और वहाँ काउंटर पे आके वो रख दिया। और मैंने वो गाना गाना चालू करा राजेश खन्ना साहब का। और कौन सा गाना था, जरा गुनगुनाएं सर। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है। तो ये मैंने उसको सुनाया, मतलब मैं तो गाने लगा था और उसने देखा कि ये आवाज़ तो पापा की सी है। यहाँ से उसको एकदम लगा कि पापा मेरे अच्छे दोस्त हैं। वहाँ गले लग गया वो, और कि आप ऐसे गा सकते हो, क्योंकि मैं तो गाता ही नहीं था और मैं खुले रूप में गा रहा था आज। तो थोड़ा सा जो है उसको, और मेरे को भी अच्छा लगा कि मैंने इसकी वजह से आज यहाँ सबके सामने गा रहा हूँ। हाँ। एक बॉलीवुड की फिल्म आई थी संजू, देखिए क्या आपने? संजू शायद देखिए। संजय दत्त के ऊपर फिल्म है और रणबीर कपूर उसमें संजय दत्त की एक्टिंग कर रहे हैं और परेश रावल उसमें संजय दत्त के पिता का रोल कर रहे हैं। और उनके पिता का भी कुछ ऐसा ही रोल अपने बेटे के लिए रहा है। जब भी उनको अपना बेटा परेशानी में दिखता तो वो उनको कोई एक गाना पुराने उस्ताद का सुनाने के लिए छोड़ देते, तो बेटा इसको सुनना, इससे आपकी परेशानी को बहुत वो मिलेगा। तो मैं आपकी स्टोरी से रिलेट कर पा रहा हूँ कि संगीत समटाइम्स उन लोगों के लिए बड़ी थेरेपेटिक काम करता है, बिल्कुल, जो किसी दौर से गुजर रहे होते हैं। कि आपने अपने बच्चे के लिए जो कार्य शुरू किया, अब इसे और बच्चों के लिए मोटिवेशन का कारण आपने कैसे बनाया? लौट गया मैं अपना वो अब किसको सुना था, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू रखा। और पत्रिका गेट जो जवाहर सर्किल पर है जयपुर में, एयरपोर्ट के पहले, वहाँ जाकर के, और जब एक्सरसाइज करता तो वहाँ गाना गाना चालू करा। और उसको देख करके लोग इकट्ठे होते और मैं उनको भी गाने का कहता था कि आप भी गाओ, क्योंकि मैं तो कब तक गाता रहूँगा। क्योंकि हमने तो गाना गाते हुए लोगों को ट्रेनों में और ऐसे देखा है जो, क्योंकि हमारे यहाँ पे कल्चर स्ट्रीट सिंगिंग का है ही नहीं, क्योंकि इतने। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपके साथ में यहाँ दो सवाल जुड़ते हैं। हाँ। आपने कहा देश में स्ट्रीट सिंगिंग का तरीका नहीं है, इंडिया में लोगों को पता भी नहीं है। हाँ। यहाँ लोग ज़रूरत के लिए गाते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा वाकया हुआ
कि आप स्ट्रीट सिंगिंग कर रहे थे और कोई आकर के आपको थमा गया कि देखो यार हाँ, वृद्ध ये जो तो हैं- बहुत होता है, अच्छा, ये बहुत होता है। बहुत होता है। ठीक है। यहीं पत्रिका गेट पे ही, मतलब यूँ पैसे उसार करके और मेरी जेब, अरे मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो ये। और एक बार तो वो 100 का नोट मेरे पास आज तक पड़ा है, ओह, और वो किस डायरी में मैंने रखा है उस पर लिखा हुआ है बकायदा, डेट डाल करके कि ये मेरा इनाम है, ऐसा करके कुछ मैंने लिखा हुआ है उस पर। मतलब लोगों ने समझा ये कि ये जरूरत के लिए कोई हाँ वृद्ध है जो हाँ, गाना गा रहे हैं। एक व्यक्ति आकर के और हमें 500 रुपये दिया साहब, ये हमारी तरफ से। मैंने कहा साहब इसकी जरूरत नहीं, आप तो आएँ, अगर आपको वास्तव में संगीत से प्यार है तो आप स्वयं आएँ और गाएं। हाँ, तो हमारा यही प्रोसेस हर शहर में रहता है। रैंडमली हम दोनों जने निकलते हैं, क्योंकि उसका मिसेस का निकलना इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो एक टीचर है। हाँ, हाँ, तो जब उसकी थोड़ी PL CL ये बोलते हैं जो, ये गवर्नमेंट की छुट्टियां उट्टियां होती हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उस समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर लें। अच्छा सर, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति पहले तो गाने से हेजिटेट कर रहा था, ये एक अलग स्थिति है, लेकिन गाते गाते अपनी ज़िंदगी को याद करके दुखी हो गया, कुछ ऐसा? ये तो बहुत होते हैं सर। थोड़ा बताइए ना सर, क्योंकि समटाइम्स लोग गानों में ना खुद को तलाश लेते हैं। और मैं संगीत से बहुत कनेक्ट करता हूँ। सम टाइम नहीं सर, अधिकतर गाने वो आदमी वो ही गाता है जो खुद से कनेक्ट करता है। जो उसकी लाइफ से कनेक्ट होते हैं ना, वो ही आदमी के भाव जो है ना वो अंदर से जगते हैं। क्योंकि कोई आपके दिल के बहुत करीब गाना हो तो गुनगुनाइए ना सर। मतलब मेरे को सबसे अच्छा जो गाना लगता है वो किसी की मुस्कुराहटों पे, उससे बेटर मेरे को कोई नहीं लगता, और मैं हर जगह इसको गाता हूँ। प्लीज प्लीज एक बार सर। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं, माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। तो इस तरह के भाव जब उद्गार के आते हैं, क्योंकि जीवन में लोगों के अलग अलग फेज चल रहे होते हैं, जब टीन एज में होते हैं, प्यार यौवन अवस्था चढ़ रहा होता है, टीनेजर्स का लव अलग ही होता है, उनकी फीलिंग्स अलग होती हैं, गानों को घंटे भर सुनना, कुछ बिछड़े हुए आशिकों का दर्द अलग होता है, गज़लें सुनना, सही है, और रातों रात बस गज़ल में खोए रहना, खुद को गज़लों में घूमते रहना, ढूंढते रहना। 40s में जो यूथ चल रहा है, मैं तो यूथ ही कहूँगा क्योंकि हमारे देश में 60 साल तक तो यूथ ही माना जाता है। उनके थॉट्स अलग हैं, उनकी फेज अलग हैं, तजुर्बे अलग हैं, तो उनके गानों में अलग भाव आता है, अलग फ्लेवर होता है, भाव आ जाता है उनके गानों में। और 60s के बाद के जो लोग हैं वो जीवन का पूरा तजुर्बा गाने में तलाश रहे होते हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति आपको मिले जिन्होंने आकर के आपका हाथ थाम लिया हो और कहा हो कि आज आपने मुझे मुझसे मिला दिया? एक सबसे पुराना वाकया, जब मैं जवाहर सर्किल पे गाया करता था, तो एक रिटायर्ड पर्सन हैं जो गवर्नमेंट से रिटायर हैं, और वो एक्सरसाइज करा करते थे। जब सारे जने चले गए ना और मैं अकेला बैठा गुनगुना रहा हूँ वहाँ पे, तो वो आए, एक गाना मैं भी गा लूँ क्या? मैंने कहा बिल्कुल गा लूँ। तो कौन सा गाऊँ? मैंने कहा जो आपको दिल को अच्छा लगता है। तो आप मेरे साथ बैठे रहोगे, मेरी वाइफ वीडियो बना लेगी। तो उन्होंने अपनी वाइफ को कैमरा पकड़ाया, वो उनका फ़ोन, और वो हमारे साथ गुनगुना लगे। मैंने उनकी, अच्छा अक्सर ये होता है कि जब कोई पहली बार, क्योंकि 99% मेरे प्लेटफॉर्म पे वो लोग होते हैं या मेरे इस अभियान से वो लोग जुड़े होते हैं जिन्होंने पहली बार माइक पकड़ा होता है, तो बड़ा उनमें झिझक होती है, हेजिटेशन होता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको पूरा सपोर्ट करूँ। लोगों के पाँव धूजने लग जाते हैं, लोगों की पैंट गीली हो जाती है, वो लोग, उन लोगों की जिन लोगों ने वो जो कहते हैं कि मैंने 1300 गाने, एक आता है वो सैमुअल और स्टार मेकर पे गाए। अच्छा। तब मैंने उनको बुलाया, हमारे ही शहर की बात है, एक गार्डन की। तो वहाँ उनको जब मैंने कहा कि साहब आप गाते हो तो फिर आप आए क्यों नहीं आज? तो कि सर कल आऊँगा।
हाँ दूसरे दिन आए, मैंने उन्हें अवसर दिया। हाँ लोग वीडियो बना रहे थे और वो आकर के और गाना चालू हुए इतने सारे लोगों के बीच में, और उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि कब उनकी पैंट गीली हो गई। यानी वो इतना, हो गया हाँ इतना हो गया उनको, क्योंकि उनने तो कमरे में बैठ करके गाने गाए सारे। तो कमरे में बैठ करके गाना, बाथरूम में गाना, ये अलग होता है। लेकिन इतने ऑडियंस के बीच में गाना या स्टेज पे गाना, ये एक बहुत अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है, जहां आपकी एकदम हेजिटेशन जो है वो खत्म हो जाती है और आप बिल्कुल ऐसे खुले आकाश के नीचे परिंदे की तरह पंख फैला करके और खुले रूप में उड़ते हैं। वहां आपको किसी की परवाह नहीं होती है। यानी आप में इतनी वो कुव्वत आ चुकी हाँ, होती है, आ चुकी होती है, कॉन्फिडेंस। अरे कोई भी गाना गा देंगे, वो वाली स्थिति आ जाती है। तो उनको जब अवसर दिया और उन्होंने वीडियो बनाया, वो बहुत अच्छे परिवार से हैं जयपुर के, और उन्होंने अपने बड़े भाई, उनके बड़े से बड़े भाई को बताया। उनने वो बताया, तू कब से गाने लग गया? तो देखो आप, मैंने गाया और इतने लाइक भी आ गए। फेसबुक पे लगाया, उन्होंने लाइक भी आ गए। तो वो व्हील चेयर पे 2 जनों को साथ लेकर के वहाँ आए कि मैं गाने गाऊंगा। तब उन्होंने ये बताया कि ये केवल आपसे मिलना है, और वो व्यक्ति मेरे पाँव छू रहे हैं। और ऐसा बहुत होता है कि मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग मेरे पाँव छूते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने केवल आपके अंदर जो चीज़ छुपी हुई है, जिसे आप बचपन से आज तक बाहर नहीं निकाल पाए, मैंने उसको निकालने का प्रयास किया है। तो ये बताइए सर, आपको वृद्धाश्रम में जाने की प्रेरणा किस तरह से मिली? वहाँ जितने बुजुर्ग आया करते थे, तो बच्चे भी आते थे वहाँ पे, जवान भी आते थे और वो भी गाने गाते थे। लेकिन बुजुर्ग जो आते थे, वो उनकी आंखों में एक अलग प्रकार का भाव होता था। बच्चा जो है डांस करके खुश हो लेता था, गा करके खुश हो लेता था। जवान था, वो गा लेता था और हाथ जोड़ता था, सर बहुत अच्छा, मैंने कैसा गाया, मेरी फीडबैक लेता था। लेकिन जो बुजुर्ग आते थे, वो कि साहब आपने तो हमारा पूरा सप्ताह भर का मसाला आज दे दिया। तो वो तो चल फिर सकते थे, और जो नहीं चल से फिर सकते, वो वृद्धाश्रम में रह रहे थे। तब फिर वही घूमते घूमते वही बात चिंतन। मैं आपको ना मेरा डर बताता हूँ, कैमरे पे कन्फेस कर रहा हूँ। मुझे बहुत डर लगता है किसी अनाथाश्रम में जाने से, बहुत डर लगता है किसी वृद्धाश्रम में जाने से। डर इस बात का लगता है कि मैं कहीं टूट ना जाऊँ, अंदर से मेरा दर्द जो है ना वो खुल के बाहर दिखाई ना देने लगे, कहीं मैं बिखर ना जाऊँ। क्या वाकई में ऐसा होता है क्या? मतलब नहीं, कैसे होता है? मैं केवल सोचता हूँ और मैं देखता हूँ ना कि ईश्वर ने मुझे इतना संपन्न बनाया है, मेरे पास परिवार है, बच्चे हैं, चाहने वाले लोग हैं, लेकिन जिन लोगों को परिवारजनों ने छोड़ दिया, उनका दर्द और वो किस तरीके से ट्रीट होते हैं, ये बातें मेरे लिए एक चर्चा का विषय है, चिंता का विषय है। अच्छा सर, आप एक अंतिम संस्कार वैन भी चलाते हैं, कैसे? मतलब ये क्या है स्टोरी? और मुझे इस बात में क्यूरोसिटी इसलिए बढ़ जाती है कि एक आदमी सुबह लोगों को खुशी देने के लिए गीत गाता है, और जब किसी को दुखी देखता है तो अंतिम संस्कार की वैन लेके निकल पड़ता है। क्या? मेरे पिताजी का देहांत हुआ था 2006 में। जब मैं शमशान घाट गया, वहाँ जब मैंने स्थिति देखी, तो वहाँ उसकी स्थिति वो जानवरों से अटा पड़ा था और बहुत गंदगी थी। वो स्थिति देख करके मैंने कहा यार, हमने पिताजी को यहाँ, क्योंकि हमारे उसके बाद में भी जो हैं 9वें दिन, तीसरे दिन, 11वें 12वें दिन वहाँ हम लोगों को जाना पड़ता है। और जब जाना पड़ता है और फिर वहाँ जो बैठने की व्यवस्था, और वो ऐसी थी कि बस बैठ रहे थे हम लोग, हमारा पूरा कार्य कर रहे थे, लेकिन वो साफ़ सुथरी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तभी से एक बात दिमाग में थी कि नहीं, इसका तो कुछ ना कुछ अब कभी जीवन में कभी टाइम मिलेगा तो यहाँ पेड़ पौधे वृक्ष, इसको हरा भरा करके यहाँ बैठने की और सब चीज़ों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो मैं जवाहर सर्किल से सीधा जो है शमशान घाट आ जाता था और वहाँ आकर के अपने पसीने बहाता। वहाँ मैंने औजार पाती ला करके रख रखे थे और वहाँ पत्थर इकट्ठे करके और एक साइड में कर दिए, क्यारियाँ बना दी, कुछ पेड़ पौधे, बारिश का टाइम आया पेड़ पौधे लगा दिए। तो ऐसे करते करते, और फिर इसी बीच के अंदर कोई ना कोई तो कॉलोनी, क्योंकि मैं उसी एरिया में रहता हूँ, तो कोई ना कोई वो सभी देखती है आदमी तो यार टाई पैंट पहन के रहता था और पर्यटन में कहीं था, और ये यहाँ ये क्या कर रहा है। तो वो एक प्रकार की उनमें वो क्वेश्चन मार्क भी उनके चेहरे पे रहता था, लेकिन उनको ये भी रहता था कि बढ़िया काम कर रहा है।
हमारे जो क्षेत्र के जो विधायक जी उनके पास पहुंची, उन्होंने फिर मेरे को किसी ने अप्रोच करके कि साहब इनको दे दो, ये व्यवस्था सही ढंग से चलाएंगे। तो उन्होंने एक शव वाहन जो है मेरे को चलाने के लिए बोला। मैंने कहा बिल्कुल चलाने लगे। तो कभी भी किसी का आता है तो मैं ना नहीं करता। अब जैसे कहीं आप उपलब्ध नहीं हैं तो मेरे वहाँ पे एक मैंने जगह बना रखी है जहाँ चाबी रहती है। मैं कहता हूँ उनसे कि अगर आप ले जा सकें, क्योंकि इसमें कोई चलाने में शर्म नहीं है, आप ले जाएं, इसको यूज़ करें और वापस ला करके यहाँ खड़ी कर दें, चाबी वापस जगह पे रख दें। आप बच्चों को वहाँ पढ़ाने के लिए ले जाते हैं, ये क्या लॉजिक? नहीं, मैं पढ़ाने के लिए नहीं ले जाता। ओके। मैं उनको लेकर के इसलिए जाता हूँ कि वहाँ एक तो उस व्यवस्था से उनका परिचय कराऊँ कि देखिए बहुत साफ सुथरी व्यवस्था है। अलग अलग शहरों के बच्चे आते हैं वहाँ पे, कुछ की अच्छी स्थिति होती है और कुछ की नहीं होती है, लेकिन वो बोल भी नहीं पाते, कह भी नहीं पाते किसी को। लेकिन पहला कारण है स्ट्रेस का, पहला कारण है आपने कंपैरिजन जहां चालू कर दिया, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, वहीं चालू हो गया साहब। जहां आपने अपनी क्षमताओं को नहीं देखा, अपने गुणों को नहीं नापा, अपनी किसी भी चीज को आपने तुलनात्मक दृष्टि से जब दूसरे को देखना चालू करा, तो वहां सब चौपट हो गया मामला। वहां से वो तनाव चालू होता है। तो जब बच्चों को मैं ये बताता हूँ कि यहाँ आकर के मैं खत्म हो जाता है, यहाँ मैं है ही नहीं, इस चार दीवारी में मैं नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ जो मैं था ना वो राख बना वहाँ। ये वो जगह है जहाँ यहाँ मैं खत्म हो जाता है, खत्म होता है। और यहाँ से अगर आपका चिंतन शुरू होता है, आपका जीवन प्रारंभ होता है। आप, क्योंकि आप कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई रेल की अधिकारी कर रहा है, कोई किस, जरूरी नहीं है कोई कुछ बन जाएगा, हो सकता है कोई कुछ बन भी जाए, कोई ना भी बने, लेकिन अपने जीवन में स्वयं को पहचानना ना भूलें। आप शमशान में गाना गाते हैं? हाँ, वो बच्चों ने जब मेरे से कहा तो मैंने उनको सुनाया, लेकिन वहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि वो मोटिवेशनल गीत गाऊँ जो कुछ प्रेरणा देते हैं। जैसे राम का नाम बदनाम न करो, जीवन नाम है काम का, आराम मत करो, इस टाइप के गाने। तो मेरी कोशिश रहती है प्रेरणादायक गीत। वहाँ पे दिवंगत आत्माएं घूम रही हैं, वो मुझसे नाराज ना हो, अगर हम माने अगर ऐसे तो, कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो भी मुझे आशीर्वाद है, क्योंकि वो सब दिवंगत आत्माएं जो हैं वो सब पुण्य आत्माएं हैं, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। जब कभी उनका वहाँ से ले जाने का टाइम आएगा, उनके घर वाले कर्मकांड पूरा कर लेंगे तो वो उनको लेके चल जाएंगे, लेकिन तब तक तो वो वहाँ है ना। कोचिंग के विद्यार्थियों को देखकर उनके तनाव को दूर करने के लिए आपके मन में जो विचार आता है वो मैंने गीत में देखा है, क्या भाव आता है आपके मन में? ये हमारे देश का भविष्य निश्चित करते हैं, और अगर हमने इन पे अगर कार्य नहीं करा और अब भी नहीं करा तो फिर कभी नहीं होगा। क्योंकि ये जो 5-6 साल में जो जनरेशन निकलने वाली है, जब हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी रिड्यूस होगी, तो हमारी क्षमताएं बढ़ेगी। तो कोशिश करें, संगीत एक वो चीज है जो आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा, आपके जीवन में सुंदरता लाएगा। चलिए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। इनमें वो लोग हैं जो पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से ले रहे हैं, और जो बढ़िया तरीके से ले रहे हैं इट मीन्स वो उसके लिए 100% अपना दे रहे हैं, और जब वो विफल होते हैं तो वो फिर वो दिशा उनका बदल लेते हैं। तो ये चीज़ उनमें नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने इन लोगों को चुना कि इन लोगों को किसी न किसी प्रकार, किसी न तरीके से संगीत से जोड़ के रखूं, कि इसके बारे में बताऊं इनको। और मैं पहुंचता हूं वहाँ पे, मेरा 15 दिन का सेशन होता है एक। उस 15 दिन में मेरे पास में केवल 2 से 3 मिनट होता है कि मैं उनको एक छोटी सी चीज़ बताऊं। तो ऐसे करके पूरे 40 से 45 मिनट 15 दिन में मैं उनको संगीत के विषय में बता पाता हूँ। आप सुबह सुबह वीकेंड्स पे लोगों को संगीत से प्यार दे रहे हैं, वृद्धाश्रम में जाकर उनको खुशियाँ बांट रहे हैं,
शमशान भूमि में जाकर उसको और खूबसूरत बनाने का, अंतिम यात्रा को और पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं। अल्टीमेटली इसकी प्रेरणा कहाँ से आती है? फिर वही बात आऊँगा कि मैं चिंतन, तो कभी कभी जैसे परेशान हो जाता था या वैसे ही बैठ करके सोचता पैदा क्यों हुआ, क्या वजह थी कि मैं मनुष्य जन्म में ही पैदा हुआ, इसी घर में क्यों हुआ, ये डिसाइड करने वाला कौन है। तो इस विषय पर जब मैंने चिंतन करा तो वही एक सनातन के अंदर हम मान के चलते हैं कि एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो मैंने ये सोचा कि वहाँ तक तो मैं जा कर के पूछ नहीं सकता, लेकिन अपने चिंतन से मैंने ये एक बनाया कि निश्चित रूप से पिछले किसी जन्म में मैंने कोई एक अच्छा कार्य करा जिसकी वजह से मेरे को मनुष्य जन्म मिला, मेरे को हष्ट-पुष्ट शरीर मिला और एक अच्छे कुल में संस्कार मिले मेरे को, और वहाँ मेरा जन्म हुआ। लेकिन कुछ ना कुछ गलती जरूर करी थी कि मुझे वापस इस मृत्यु लोक में भेजा। हम जी थोड़ी रहे हैं, हम तो मृत्यु लोक में यहाँ अपने भुगतने के लिए आए हैं जो हमने गलत कार्य करे, और उस ईश्वर ने इतना हमें अवसर दिया कि इस बार फिर भेज रहा हूँ, अब कुछ अच्छा करके आ जाना, जब तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस घोड़ा कुत्ता कुछ भी जो है वो बनेगा। ये एक प्रकार का विचार मन में था। तो मैंने कहा कि अब इस बार जो करना है वो इस लेवल तक का करना है कि वापस नहीं आना। आप जितने भी कार्य कर रहे हैं इसमें अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कैरो के ले जा रहे हैं, आपका खुद का मूवमेंट है, काफ़ी सारे सिटीज़ में आना जाना है, बहुत से लोगों को समय समय पर इकट्ठा करना है, वृद्धाश्रम में जाकर लोगों की सेवा करनी है, और शमशान भूमि में भी कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करने हैं, आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, कुछ कुछ करना है। और अगर बहुत नॉमिनल तरीके से भी चलें तो इंसान की प्रेरणा में कहीं ना कहीं अर्थ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अर्थ की प्रेरणा क्या है, स्रोत क्या है, मैनेज कैसे होता है? मैंने 17 के अंदर पद त्यागा था, तो हमारे पेंशन तो होती नहीं है, और उसके बाद के अंदर मैंने ये कोशिश करी थी कि भाई मतलब ये ठान लिया था कि अब मैं गृहलक्ष्मी तेरी सेवा करूँगा और तू खिलाती पिलाती रहना और बाकी मैं घर संभाल लूँगा। भाई हर परिवार के अंदर एक व्यक्ति होता है तो ठीक है, पहले अपन दोनों कमा रहे थे, तो अब तू संभाल लेना बाहर का हिस्सा और मैं संभाल लूँगा घर का। ठीक है साहब। और हमारी अंडरस्टैंडिंग भगवान की कृपा से वो मेरी माँ भी है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, और मेरी बेटी भी बनती है। जब वो बीमार होती है तब मैं उसको लताड़ भी देता हूँ। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ईश्वर की कृपा से। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, छोड़ ही आए ना आप तो। मैंने कहा हाँ छोड़ ही आया। तब कुछ टाइम तक तो चलता रहा जो भी था, बैंक में इधर उधर, और बाद में हमारे 3,000 रुपये उसने बांध दिए कि भाई 3,000 रुपये अभी इस जनवरी से 3.5 हो गए वो बच्चों के मतलब कहने आपकी से। धर्मपत्नी ने आपको 3,500 रुपये मासिक? हाँ मासिक कि ये। और आपका क्वेश्चन ये है कि भाई इनमें कहीं धन की जरूरत होती है, तो मैं कहता हूँ कहीं भी धन की जरूरत नहीं होती। अच्छा। खुशियाँ देने के लिए, आनंद देने के लिए पैसे की कहीं जरूरत नहीं होती है। अगर मैं ये तराना अभियान लेकर के चल रहा हूँ, जिसका फुल फॉर्म है तनाव मुक्त राष्ट्रीय नाद, तराना, अगर मैंने इसमें कहीं पे भी अगर कहीं कोई मेंबरशिप के या कहीं अगर मैंने इसको इंक्लूड कर लिया तो ये यहीं समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिसकी जेब से अगर 50-100 रुपये भी निकले तो वो उसका हिसाब मांगता है आजकल, और मेरे पास में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनका हिसाब दे सकूं या उसका लेखा जोखा। अगर मैंने इसी में अगर अपना समय बर्बाद कर दिया तो मैं उन बाकी लोगों को लाभान्वित कब कर पाऊंगा या उन लोगों तक मैं कब पहुंच पाऊंगा। तो ये मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल है। तो पैसे का हमने इस पूरे अभियान में, जैसे वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम में जाते हैं, सेंट्रल जेल में मैं जाता हूँ, अलग अलग शहरों में जाता हूँ। कोटा के सेंट्रल जेल में तो बाकायदा ऑर्केस्ट्रा तैयार हो गई है। अच्छा। हाँ ये, जी, ये थोड़ा बताइए। कोटा का सेंट्रल जेल है, वहाँ पे ड्रम, सिंथेसाइज़र, गिटार, ऑक्टापैड और सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, और बाकायदा हर महीने में 1 या 2 प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ बिल्कुल जी। और यहाँ जयपुर वाले में जो हैं हमारे राकेश मोहन जी हमारे अच्छे मित्र बन गए थे यहाँ घूमते घामते, तो उन्होंने भी हमें इनवाइट करा था, तो हम वहाँ काफ़ी बार गए यहाँ जयपुर सेंट्रल जेल।
और वहाँ पे जब हम पहली दूसरी बार गए तो उसके बाद तीसरी बार गए तो उस बंदे ने रिक्वेस्ट करके अधीक्षक साहब से एक हारमोनियम मंगाया जिसको कि उसने खुद ने रिपेयर करा, खुद ने गाना लिखा, कंपोज करा और अपने साथ के अंदर एक आदमी को तैयार करा कि वो बाकायदा उसके साथ वो तबले वाली धुन दे करके और हाँ ढोलक वाली धुन दे के किसी चीज़ थाली से बजाया था, पता नहीं किससे उसने बाकायदा, और वो उसने गाना और बहुत बढ़िया अधीक्षक साहब पे और जेल की जो चार दीवारी का वर्णन जो उसने उस गाने में करा था, मेरे पास कहीं रिकॉर्डिंग भी है उसकी, तो वो उसने बहुत अच्छा वर्णन चित्रण उसका जेल का करा कि ये सुधार गृह है, ये हमारा गांव है, इसको हमें स्वच्छ रखना है, हम यहाँ से सुधर के बाहर निकलेंगे, एक नया जहां बनाएंगे। इस प्रकार का उसने कंपोजिशन जो उसकी जो गाया था, बहुत ही प्यारा। हम तो मतलब हम मेरा तो सारा सब कुछ वहीं वसूल हो गया। कभी किसी ने आपका विरोध नहीं किया? मेरा विरोध केवल अभी मेरी इस पूरे इतने जर्नी के विरोध में केवल एक छोटा सा विरोध हुआ सरकार की तरफ से, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब वो या तो मेरे को समझ नहीं पाई अब तक, या जो मेरे काम को नहीं समझ पाए कि मैं किस प्रकार का कार्य कर रहा हूँ, और रोकने का प्रयास हुआ कि भाई यहाँ गाने मत गाओ गार्डन में। जबकि आज के टाइम के अंदर वर्तमान समय की प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली जो हो चुकी है, उसमें संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। ये अपनी प्रॉपर्टी है और हमें ही अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। क्या सर पार्क में सभी लोग संगीत के लिए आते हैं? नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई पार्क में संगीत को सुन के उसको मिलने वाले ध्यान में, उसको मिलने वाली शांति में खलल पाता है और सरकार उसका भी ख्याल रखती है, तो फिर क्या गलत है? नहीं, हम उनसे ये कहते हैं कि हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि सरकार स्पीक में के जैसे प्रोग्राम या कल्चर प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम भी चलाती है जो संगीत को प्रमोट करते हैं। हमें दिशा नहीं मालूम ना, हम तो एक सेवा कार्य कर रहे हैं। हम केवल ये चाहेंगे, अगर सरकार अगर ऐसा कर रही है कि भाई हमें वो आइसोलेटेड जगह दे दे जहां हम किसी का ध्यान भंग ना करें। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई परेशान हो। बहुत सही। हम तो परेशान करने नहीं निकले, हम लोगों को खुशियां देने के लिए निकले। अगर सरकार हमारा इतना सुन लेती है, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि आजकल मैं बहुत से पार्क ऐसे देख रहा हूँ जहाँ मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, जैसे जयपुर में सेंट्रल पार्क में जाता हूँ, वहाँ पर भी एक कॉर्नर में लोग गाने गाते हुए दिखते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि उसमें बहुत सारे वृद्ध होते हैं, 90%, और वो अपनी जब बातें गुनगुना रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उन्हीं के हम उम्र उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। गाने में भले ही धुन और ताल कुछ ना मैच करे, लेकिन जो चेहरे के भाव होते हैं उन्हें देखकर ये लगता है कि बस इन्होंने आज दिन पा लिया। हाँ। और उन्हें देख करके हम जैसे जो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान का भाव होता है कि ईश्वर ने शायद इनको आज खुशी मुकर्रर कर दी है। तो निश्चित ही सरकार जब आपके भाव से प्रेरित होगी और जानेगी, तो निश्चित ही उसके पक्ष में और समर्थन में कुछ कार्य जरूर करेगी। तराना से पहले और उसके बाद आपके जीवन में क्या अंतर आया? देखिए, विधिवत शिक्षा मैंने नहीं ली। उसके पहले वाला जो समय था, वहाँ मैं बहुत तरह के कार्य करता था। मैंने करीब 58 पर्यटन में रह करके 58 युगल जो विदेशी युगल हैं, उनकी अपने पारंपरिक तरीके से शादी कराई। अपने ही मंदिरों में, अलग अलग मंदिरों में, मेरे कॉलोनी के मंदिर में। मेरे घर से बारात लेकर के निकलता था। मेरे बड़े भाई साहब और भाभी जी जो हैं वो उस लड़की के माता पिता बनते थे, तो हम तोरण करते थे, कॉलोनी वालों में इनविटेशन देता था, और वहाँ पे उनकी बिल्कुल वो बिछिए पहनाना, मेहंदी लगाना, ये सारी हथलेवा और हल्दी का काम, सब मांग बढ़ना, इस सारे काम वहाँ पे, इस सारे स्पिरिचुअल में वहाँ करता था। बाकायदा मंडप बनता था, रेड कारपेट वेलकम होता था, तो ये सारे में वहाँ। तो उसके पहले भी मेरा दिमाग जो है वो इसी क्रिएशन में रहता था कि मेरी तरफ से जो भी संदेश जाए वो मेरी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगेगा आपको भी कि, और मेरे को बहुत अजीब सा लगता था जब कोई विदेशी आकर के हमें स्नेक चार्मर्स बोलता था, या गुमंतु जो हम बोलते हैं, सपेरे गुमंतु, और कि बहुत बैकवर्ड है। अरे भाई, हम तुम्हारा इतना वेलकम कर रहे हैं, मैं तुम्हें रामबाग, राजविलास, बड़े बड़े होटलों में तुमसे और बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें अटेंड कर रहा हूँ, असिस्ट कर रहा हूँ, और
क्या इतनी तमीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि फिर भी तुम हमें जो है वो हवन करवाता था उनसे, उनके लिए पूरे ग्रुप आते थे, उनको हवन कराता, होली के फेस्टिवल्स में कराता था, होली पे मैं घर पे बुलाता और उनको बाकायदा जो ऑर्गेनिक कलर्स हैं उनसे उनको होली खिलाता और ढोल बाजे के साथ मंदिर ले जाते। इन शॉर्ट आप फिर ये जो करते थे ना, तो ये पहले वाली क्रियाएं थी जो मैं सर्विस में रह के करता था। उस टाइम की लाइफ में और अब की लाइफ में आनंद उस समय भी लेता था, उस समय भाग दौड़ थी। और अब उस समय ब्लड प्रेशर हाई रहता था। मैं बहुत हैवी ब्लड प्रेशर का मरीज रह चुका, 3 बार बूस्ट हो चुका। आज की तारीख में मैं किसी प्रकार की दवाई नहीं लेता, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि कोई भी मेरे को फॉलो ना करे, क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया कि अब मैं बिल्कुल तनाव से दूर रहता हूँ। अभी जैसे आपके सामने मेरी अंगूठी का मैंने आपको बताया कि कहीं गिर गई है, तो अब गिर गई है, देखेंगे अगर होगी मेरा है सो जाए, नहीं जाए सो मेरा नहीं। लेकिन अब जो है, अब कितनी परेशानी आए, मैं बहुत अपने आप में संयमित हूँ, संतुष्ट हूँ। तो मेरे को अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, बस केवल एक ही कार्य है जो मेरे को करना है अपने जीवन के अंदर, कि मुस्कुराते हुए चेहरों का निर्माण करते चलें और आनंद लें। आपने जिस तरह की पूरी बातें बताई, उस बातों में आपका निश्चल भाव बहुत आसानी से व्यक्त हो रहा था। अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रेम की हुई बातें होती तो आप अपनी बातों को टू द पॉइंट कहने का प्रयास कर रहे होते, लेकिन आपके भाव स्फुरित तरीके से निकलते आ रहे थे। मुझे स्पेशली और मेरे श्रोताओं को भी निश्चित ही आपके व्यक्तित्व, आपके विचार, ये सब जान के निश्चित ही प्रेरणा का कारण बनेंगे। अंत में बस हम अपने बारे में 2 शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। क्या आप पहले अंकित इंस्पायर्स इंडिया के बारे में जानते थे? 1.5 साल पहले जब मैं परेशान हो गया था कि ये जो टीवी चैनल्स पे जो न्यूज़ आती हैं, आपको सोचना होगा, आपको जानना होगा, तो अक्सर मिसेज मेरी यही कमेंट, हमें क्यों सोचना है, आप जो सोचाना चाह रहे हैं वो हम क्यों सोचें, हमारी सोच अपनी है। फिर उसी समय जो है मैंने कहा कुछ ना कुछ तो देखना है। वो खबरें देखते थे यूट्यूब पे और आपके दर्शन हो गए। जब मैंने बोलते हुए सुना, बहुत यूँ एक अलग सी फ्रीक्वेंसी, जो कहते हैं ना कि हाँ ये मेरे मैच की है, बड़ा मस्त आदमी है, तो वो चीज़ मेरे को लगी। और वो जो कंटेंट आप लेकर के आते थे हर विषय के ऊपर, जो शायद जिस विषय में मैं जानना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट होते थे, ज्योग्राफी को लेकर के या साइंस को लेकर के, पॉलिटिकल लेकर, या विदेशों के जो में क्या हो रहा है, यानी हर विषय पे जब मैंने आपको एक एक करके सुनना, मैंने कहा कि ये सब कुछ दे रहा है मेरे को। जो मेरी एक खुराक होती है, एक न्यूज़ एक खुराक है कि उसको दिन भर में कुछ न्यूज़ मालूम होनी चाहिए, अपडेट रहना चाहता है। हर आदमी हर खबर से अपडेट नहीं हो सकता, लेकिन उसकी खुराक के अनुसार वो अपडेट हो जाता है। उसको थोड़ा सा मिल जाएगा ना, वो अपडेट है। अब कहीं होगा तो कोई विषय चल रहा हो, लेकिन मैं इस विषय पे 2 शब्द बोल सकता हूँ। 4 जनों में बैठना, क्योंकि हम भी सामाजिक प्राणी हैं, तो केवल गाना ही थोड़ी है। आपकी वजह से कुछ कहने का अवसर मिल जाता था, हमारे नंबर बढ़ जाते थे। वाह, अंत में मैंने मेरी तारीफ सुनी, ये मुझे रिचार्ज रखेगा। बहुत ही प्रेरणादायक था सर आज का ये पूरा सेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल, आपने समय दिया और ये एक रास्ता दिखाया कि मैं अपनी बात इस कैमरे और टीवी के माध्यम से, या जो भी है आपका चैनल के माध्यम से, लोगों तक पहुंचा सकूं। क्योंकि मैं तो कब तक एक एक गार्डन, एक एक शहर घूमूंगा, लेकिन ये एक माध्यम ऐसा मिला कि, और आपने याद करा और रखा मेरे को एक सलाम दुआ के बाद में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साथियों, जैसा कि आज आपने पूरी कहानी हमारे साथ बैठकर सुनी, ये वो लोग हैं जिन्हें कैमरे की आदत नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें आपने किसी पॉडकास्ट पर या किसी इंटरव्यू में अभी तक नहीं देखा है। संभव है कि आपको इनकी बातों में वो भाव, वो फ्लो पहली बार में जज करने का मौका मिल भी जाए, लेकिन यकीन मानिए कि मेरा ये प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा ऐसी कहानियों को आप तक पहुंचाने में जिनसे बना है रियल भारत। और यदि आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आपको लगता है कि अगर हमारे मंच से संपूर्ण भारत में कहीं पहुंचकर आपको प्रेरणा पहुंचाने का कार्य कर सकती है, तो हम आपके लिए एक गूगल फॉर्म
कमेंट बॉक्स में पिन कर रहे हैं। ऑथेंटिक जानकारी के साथ उनकी कुछ तस्वीरें, वीडियो एविडेंसेस, उन व्यक्ति का परिचय अगर आप डालने में समर्थ हों तो हमें ऐसी कहानियां जरूर भेजिए। हमारी टीम प्रयास करेगी कि उन्हें इसी तरह वीडियो डॉक्यूमेंट में कवर किया जाए और अपने मंच पर बुलाकर उनके सहसम्मान आप तक बातें पहुंचाने में मदद की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय मिल जाए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।